हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप कक्षा 11वीं के अंतर्गत भूगोल विषय में मैंने आपको गत कक्षा में हमारी फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भौतिक भूगोल की विषय वस्तु, परिभाषा, अर्थ, भूगोल क्या है, यह हमें क्यों पढ़ना चाहिए तथा हमें इसकी जानकारी क्यों आवश्यक है, यह सब हमने अध्ययन किया था। इसके पश्चात अब हम हमारे सेकंड बुक्स, फर्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है, जैसे सेकंड बुक्स के अंतर्गत भी ये टॉपिक्स वैसे के वैसे आएंगे, लेकिन वो हमने जो अध्ययन किया था कि उसके उपागम दो हैं, एक है विषय वस्तुगत उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। तो विषय वस्तुगत उपागम में हमें पूरे विश्व स्तर पर किसी एक विषय का अध्ययन करना होता है, तो हमारी फर्स्ट बुक्स पूरा इसी पे फोकस करती है, जबकि हमारी सेकंड बुक्स जो है, जिसका नाम भारत भौतिक पर्यावरण है, वह बुक्स जो है वह भारत के संदर्भ में, यानी किसी एक क्षेत्र या प्रदेश के रूप में हम उसे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए या हमें इसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए, तो हमने पढ़ा था भू प्लस गोल, यानी भूगोल का मतलब था पृथ्वी का वर्णन, यानी जैसे कि हमें हमारे घर के बारे में पता होता है उसी प्रकार से हमें पृथ्वी की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए यह जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार से हुआ, यानी इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति का मतलब जैसे कि हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा जन्म कैसे हुआ, और विकास का मतलब अब हमारे अंदर ग्रोथ जो हो रहा है मानसिक, शारीरिक, सामूहिक, उसी प्रकार से पृथ्वी कैसे बनी और उसमें धीरे धीरे क्या बदलाव आया। जैसे हम देखें उसके ऊपर जीवों की उत्पत्ति, महासागर कैसे बने, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल कैसा बना, वनस्पतियां वगैरह ये सब कैसे आई, उन सब का हम इसमें संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करें। मैं आपको बताऊं, हम छोटे थे जब से आपने पोइम सुनी है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, तो इसके अंदर मतलब ये बताया गया है कि आसमान की तरफ आप आराम से ऊपर, जब जैसे छत में पूरी रात्रि के समय आप लेटे हुए हैं और आसमान में देखें, आपको हजारों लाखों अरबों की संख्या में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये सस्पेंस, एक आश्चर्य मतलब उठता है, वह सोचता है कि आसमान में ये कैसे होंगे। लोग सोचते हैं कि चंद्रमा छोटा सा है, छोटे बच्चे को यही बताया जाता है तारे, जबकि ये हमारे ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं, और ऐसे तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। ये दिखने में, क्योंकि वह प्रकाश वर्ष, आज तक आपने केवल ये पढ़ा कि आपने किलोमीटर सुना, कि जैसे आप यहाँ से ये कहें कि जोधपुर से पाली की दूरी 72 किलोमीटर से, तो आपने अब तक किलोमीटर, मीटर ये पढ़े थे। लेकिन अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि यह डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में नहीं है, ये आती है प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष। इस पे हम डिस्कस करेंगे। प्रकाश वर्ष का मतलब लाइट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, और वैसे भी आपको पता, मैंने बताया, जब आसमान की तरफ हम देखते हैं, चाहे वह बादल हो, चाहे वह वर्षा ऋतु हो, चाहे वह आंधी हो, या किसी भी प्रकार के ओले, करकापात, है ना, कोहरा, बर्फबारी, हिमपात ये होते हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे, जिन्हें देख करके हमें एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर टॉपिक जो आने वाले हैं उनसे भी आप एकदम सरप्राइज होंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो लाइट ईयर का मतलब किलोमीटर्स नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यदि हम मान के चलें कि हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है वह 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर है, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यह डिस्टेंस एक प्रकाश वर्ष का सिर्फ 8.311 भाग है। समझ आया? यानी एक रोटी ले लें और उसके 100 टुकड़े कर दें, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग, यानी ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। इनके बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वह सिर्फ इतनी सी है, जबकि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो इतना है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको समरी पता नहीं होगी तब तक आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं चलेगा। तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का मतलब कोई भी सूर्य हो, हमारा ही सूर्य नहीं, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में
तय की गई दूरी। मैं अब आपको बताऊं, अब ये लाइन आपके समझ आई। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में आपको पता है, आपने 7-6 क्लास के इनके अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी तक सूर्य से प्रकाश को पहुंचने में 8.20 मिनट्स लगते हैं। मतलब देखिए इतनी डिस्टेंस को वह सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसका मतलब कि सूर्य का प्रकाश जो है कितनी स्पीड से आता होगा। इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तब जाकर के वह 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है ना। इंटरेस्टेड, मतलब मैंने कहा ना बहुत आनंद आएगा आपको टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि वैसे भी आपको पता है भूगोल तो विषयों की जननी है, मदर ऑफ सब्जेक्ट है। तो जैसे माँ का दुलार होता है उसी प्रकार भूगोल का भी अपने विद्यार्थी पर बहुत प्रेम रहता है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, अब आसमान में देखते हैं तारे, ये सब ब्रह्मांड के अंदर पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाश गंगा है। मैं आपको बताऊंगा आकाश गंगा, मंदाकिनी, ड्वार्फ, मिल्की वे ये क्या होती है, उसके अंदर पथ क्या है, उस पथ में क्या क्या पाए जाते हैं। तो जो अरबों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं और आकाश गंगा के अंदर अरबों सौरमंडल पाए जाते हैं, यानी कि अरबों सूर्य पाए जाते हैं। और सूर्य के चारों ओर उसके सौरमंडल होते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है उस प्रकार से उसमें फिर एक सूर्य के बहुत सारे ग्रह होते हैं, ग्रहों के उपग्रह होते हैं। उसके अंदर उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह है ना, धूल कण, रेत, मतलब जो कण होते हैं वो, और गैसें आदि पाए जाते हैं। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मुझे यह सब मैंने आपको बताया था पहले, इसके बारे में जब मैं आपको बता दूंगा तो उससे क्या होगा कि जब मैं इसे डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यह हमें पहले से पता है, जिससे एक बार रिफ्रेशमेंट माइंड का हो जाता है और पुनरावृत्ति होती है, तो वो व्यक्ति उस चीज को आराम से समझ सकता है। वरना कोई इसे पहली बार पढ़ेगा और उसे याद नहीं है तो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि अब हम इसमें पढ़ रहे थे कि जो हमारी पृथ्वी, टॉपिक कहता है हमारी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसका विकास क्रम क्या है। तो इसके बारे में कुछ विद्वानों के मत हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, ईसा से पूर्व में बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने अपने अपने तर्क या मत दिए। तो उसके अंतर्गत हम देखें, इसमें आता है कि प्रारंभिक मत और आधुनिक मत, दो प्रकार के मत चले। मतलब एक तो थे कैसे मत, एक थे प्रारंभिक मत, प्रारंभिक या आरंभिक मत, शुरुआत में आरंभिक मत, और दूसरे आधुनिक मत। मतलब अब यूं कहें कि एक व्यक्ति आसमान की तरफ मुंह करके लेटा हुआ है और वो कहता है कि तारा इतना बड़ा है और ये पृथ्वी पर उतर गया है, मतलब कुछ भी वो कल्पना करने लगे तो व्यक्ति उसको मान लेता है, यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब जो हम सोचते हैं, परि का मतलब उससे, उसके चारों ओर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी दूर परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहलाती है। तो ये केवल अंदाजा, तुक्का ही थे। मतलब तुक्के का मतलब आप समझते हो, मतलब हम कहें कि जैसे व्यक्ति ने सोचा कि चंद्रमा है, मैं उस पर जाऊंगा, वहां से फिर मंगल पे जाऊंगा। जैसे बच्चे सोचते हैं कि मतलब कब अंदाजा लगाते हैं, केवल मस्तिष्क आधारित कल्पना करते हैं। लेकिन जो फैक्ट दे करके, तथ्य दिए, प्रूव किया कि ऐसा हुआ होगा, इस कारण से पृथ्वी बनी या ब्रह्मांड बना या सूर्य बने, तारे बने, वो आरंभिक मत है। उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें से हमारा निबंधात्मक सवाल बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कॉलेज में जब आप जाओगे उस समय भी इस लेसन के निबंधात्मक सवाल जो होते हैं उनमें से एक सवाल जरूर आता है, छोटे सवाल तो आते ही हैं। तो जो प्रारंभिक आरंभिक मत है, इनके ऊपर हम चर्चा करें और इन्हें समझें। तो देखिए, इसमें ये था, मैंने बताया ना आपको, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो सबसे प्रचलित का मतलब जो चलन में हो, जिसे लोग मानते हो, सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय मत, लोकप्रिय मत, सबसे प्रचलित व लोकप्रिय मत किसने दिया? तो वह दिया
इमैनुअल कांट ने, ये आपका छोटा प्रश्न बनता है कि जो आरंभिक मत हैं किसके बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति। प्राचीन काल में जो विद्वान हुए उनके मन में भी, जो दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर, उनके मन में ऐसे विचार आते थे और उन्होंने सोचा कि हमारी पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए, पृथ्वी कैसे बनी। तो इसके बारे में समाज में बहुत सारे फैक्ट आए, लेकिन लोगों ने सबसे ज्यादा जिस मत को माना वह था इमैनुअल कांट का। आप इसे नोट करें ऐसे कैसे, इसमें अब हम आगे चलते हैं और आप समझें इसको, फिर हम आधुनिक मत पे आएंगे। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कौन से, प्रारंभिक या आरंभिक मत। तो यह सबसे पहला मत होगा प्रचलित लोकप्रिय मत, किसने दिया, इमैनुअल कांट ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर गैसों का आवरण था, जैसे इन्होंने कहा कि प्रारंभ में पदार्थ व ऊर्जा, पदार्थ ऊर्जा का मतलब जो वायुमंडल में एनर्जी वगैरह है, पदार्थ व ऊर्जा का बादल, बादल का मतलब एक गुच्छा, समझ सकते हैं आप, गुच्छा था जिसके संग्रहित होने से ग्रहों मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब मैं बताऊं प्रचलित मत कैसे, जैसे कोई महाराज होते हैं या हाथ देखने वाले होते हैं, समझना इसको, अदरवाइज ना ले, वह अगर किसी व्यक्ति को बता दें ऐसा हुआ होगा कि इस कुएं के अंदर मीठा पानी है या कोई चमत्कार है, तो व्यक्ति उसे मानने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने ये तथ्य बताया था, लोग उसे मानने लग गए और इसी प्रकार पे उस समय यह तथ्य जो है फेमस हो गया। तो प्राचीन काल में यह तथ्य था। इसके बाद में, मतलब इसके अंतर्गत फिर एक विद्वान आए 1796 ईस्वी में, कहाँ के, जर्मन भूगोलवेत्ता, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है लाप्लेस। मतलब वहां देखिए प्राचीन काल में कोई गणित, हिंदी, सामाजिक ऐसे नहीं होते थे। उस समय वह रिसर्च करने वाले होते थे, एक तरह से दर्शन शास्त्री होते थे, जिस विषय के बारे में करते थे वो वही कहलाए। तो ये मुख्य तौर पर क्या थे, गणितज्ञ, कैलकुलेशन करने वाले, है ना। गणितज्ञ लाप्लेस ने 1796 ईस्वी में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम था निहारिका परिकल्पना। लाप्लेस ने कौन सी परिकल्पना दी, बहुत तसल्ली से आप समझें इसे और नोट करते चलें। निहारिका परिकल्पना इन्होंने कब दी, 1796 में। मतलब नेब्यूला, निहारिका को कहते हैं नेब्यूला और परिकल्पना को कहते हैं हाइपोथीसिस। निहारिका परिकल्पना, नेब्यूला हाइपोथीसिस जो है वो इन्होंने दी थी। अब मैंने भी बताया परिकल्पना, अंदाजा लगाना चारों तरफ उन्होंने ऐसा सोचा, जैसे इन्होंने कहा था गुच्छा था, उसके संग्रहित होने से ये बन गया। और उस किसका निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी का, ग्रहों का, जो ब्रह्मांड जैसे बना होगा उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आए होंगे। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में मतलब ऐसे एक गैसों का पदार्थ का बादल, पदार्थ के बादल के संग्रहित होने से पृथ्वी, यानी पृथ्वी मतलब ग्रह का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा ये क्या थी, एक नेब्यूला, गैसों का गुच्छा, ये धीरे धीरे क्या हुआ, संगठित हुआ और मान लीजिए फिर उससे गोल गोल हुआ, बन करके क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है,
और सूर्य बना होगा, उसके चारों ओर एक तारे को और चारों ओर घूमने लग गए होंगे। इस प्रकार इन्होंने ये, मतलब कोई फैक्ट नहीं था, अनुमान लगाया, लेकिन लगभग वो सही था। इसके बाद में देखिए और विद्वान आए, इसे आप ऐसे ही नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम चलते हैं। इसके बाद सन 1900 में 1796 में आपने देखा कि गणितज्ञ लाप्लेस जो हैं उन्होंने एक परिकल्पना दी जिसका नाम था नीहारिका परिकल्पना। और इनसे पहले सबसे प्रचलित व लोकप्रिय मत जो चल रहा था वह था इमैनुअल कांट का। ये भी दर्शन शास्त्री हैं, ये बहुत सारे विषयों में आते हैं, उन्होंने अलग अलग विषयों में अपने अपने तथ्य दिए हैं। मैंने आपको बताया ये किसी वर्ग विषय विशेष से संबंधित नहीं होते थे, जिस विषय के बारे में ये बताते थे उन्हीं के बारे में पता चलता है। अब आप देखिएगा कि जो दूसरा तथ्य है उसका नाम है एक तारा परिकल्पना, यानी वन स्टार हाइपोथेसिस। देखिए अभी भी हम एक तरीके से यूं कहें कि तुक्का लगाना, अंदाजा, है ना, एक तारा परिकल्पना। अब ये एक तारा परिकल्पना किसने दी? तो यह एक तारा परिकल्पना जो है वह सन 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन व मोल्टन ने प्रस्तुत की। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम इसका बना के समझाऊंगा जिससे आपके आराम से समझ में आ जाएगा, वरना आप भी इनकी तरह से परिकल्पना करोगे कि कैसे हुआ क्या हुआ। इन्होंने बताया कि सूर्य के नजदीक से एक भ्रमणशील तारा, यानी जो चल रहा था तारा गुजरा, उसकी गति बहुत तेज थी, उसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पावर जो है बहुत ज्यादा था। तो सूर्य से पदार्थ निकला सिगार के आकार का, सिगार आप जानते हैं, बताऊंगा अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। सिगार के आकार का पदार्थ निकला, लेकिन उस तारे की, भ्रमणशील तारे की गति बहुत अधिक थी। वो तारा जो है चला गया, लेकिन वो पदार्थ जो है सूर्य से अलग हुआ था, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे वह सिगार नुमा पदार्थ जो है उसकी आकृति तस्त्रीनुमा हुई और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने ये फैक्ट दिया था और इसको भी लोगों ने थोड़ा मत आरंभिक काल में दिया गया, कहा चलो सही कहा है इन्होंने, क्योंकि हमें लगता भी ऐसा ही है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, देखिए उन्होंने क्या कहा। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य सन, इन्होंने कहा कि यहां से एक तारा गुजरा, ओके, यहां से भ्रमणशील तारा गुजरा, बड़ा तारा, भ्रमणशील तारा, ओके। इसके गुजरने से सिगार नुमा पदार्थ, जो मटेरियल है किससे, जो हमारे सूर्य से, एक सिगार नुमा पदार्थ, सिगार आपने मूवीज में देखा होगा, सिगार नुमा पदार्थ निकला, लेकिन तारे की गति बहुत ज्यादा थी, तारा चला गया और ये पदार्थ जो है वो यहीं रह गया। समझना ध्यान से, समझ में आ रहा होगा, अब आपके फैक्ट चित्र बनाने से सब समझ में आ गया होगा। तो ये पदार्थ ऐसे ही रह गया और ये पदार्थ फिर क्या, पृथ्वी के चारों ओर क्या, सूर्य के चारों ओर क्या करने लग गया, चक्कर लगाने लगा। और इसकी आकृति कैसी हो गई, लगभग तस्त्रीनुमा आकृति हो गई। देखिए तस्त्रीनुमा। अब जिस प्रकार देखिए इसका डायग्राम्स कहीं दिया हुआ नहीं है, ये मैंने बनाया है जिससे आपको मैं आराम से समझा सकूं। इसके अंदर फिर ग्रह बने, और इस प्रकार से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो ये जो सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार से एक तारा परिकल्पना के तहत किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का। ठीक है, इस चित्र को आप आराम से बना लें और समझ लें। देखिए इस प्रकार से रोटेशन में घूमने लगा और फिर उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। जब हम ये पढ़ेंगे ग्रहों के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं तो वो भी आपके समझ में आ जाएंगी। अब इस सिद्धांत के बाद में लोगों की जिज्ञासा और बढ़ी और उसके बाद फिर
एक और परिकल्पना आई जिसका नाम है द्वैतारा सिद्धांत। देखिए परिकल्पना अब फैक्ट के अंदर बदलने लगी, प्रिंसिपल्स आने शुरू हो गए। तो द्वैतारक सिद्धांत जो है वह आया। अब ये द्वैतारा सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया? तो द्वैतारा सिद्धांत जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफ्री, कहीं जेफ्रीज भी लिखा हुआ है, जेफ्री ने प्रस्तुत किया या दिया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने, अब इसमें थोड़ा सिगारनुमा पदार्थ जा रहा है ना, तो उन्होंने ये कहा कि पदार्थ जो था उसकी आकृति मतलब सिगारनुमा, मतलब अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि बैंड हो रहा है तो उन्होंने थोड़ा इसमें चेंजेस किया। उन्होंने एक तारे की जगह 2 तारे माने। अब इसे हम देखें समझें तो क्या हुआ होगा। उन्होंने बताया कि ये सूर्य है, ठीक है, और इसमें से एक तारा तो यूं गया। ये समझने के लिए आपके मैं चित्र बना रहा हूं जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए और ये आपको आगे भी बहुत लाभदायक होगा। फर्स्ट स्टार एंड सेकंड स्टार, इसमें से ये पदार्थ निकला। देखिए थोड़ा फैक्ट में ये पदार्थ निकला तो ये सीधा निकलेगा और फिर ये वायुमंडल में ये तारे दोनों चले गए तो ऐसे ही घूमने लगा और फिर उसके अंदर क्या बन गए? ग्रह बन गए। इस प्रकार से इन्होंने द्वैतारक परिकल्पना में क्या बताया? एक तारे के स्थान पर 2 तारे बताए। मतलब एक तारा यदि था तो उसमें सिगारनुमा पदार्थ निकला था और जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफ्री ने कितने तारे बताए? 2। इसके पश्चात हम इसमें पढ़ेंगे कि जो निहारिका परिकल्पना है जो किसने दी? 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने, और उसमें संशोधन पढ़ेंगे कि निहारिका परिकल्पना में संशोधन क्या था। तो निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत संशोधन को यदि हम देखें तो वह दिया था सन 1950 में, सन 1950 में। इस चित्र को आप इसी प्रकार से बनाएं जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा और फिर आप केवल इस चित्र से ही पूरा समझ सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर आप ऐसे ही लिखित में इसको रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, वरना फैक्ट के तौर पर चित्र के चारों ओर मतलब लाइनिंग आने पर जो टॉपिक है वो आराम से समझ में आ जाता है। फिर इसका जो फैक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट आरंभिक मत का जो है वह है निहारिका परिकल्पना में संशोधन। अब डियर स्टूडेंट आप इसको समझें, देखिए है कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ लाप्लेस की जो परिकल्पना हाइपोथेसिस है उसमें थोड़े से क्या कर दिए? बदलाव कर दिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस निहारिका परिकल्पना संशोधन एवं इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आधुनिक मत जो है उन पर चर्चा करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।